नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी करंट अफेयर एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम में। आज हमारी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का इतना प्यार मिला। 23 अगस्त का सेशन और ये 4 हमारे हिंदू के एडिटोरियल्स आज के सेशन के तैयार हैं। आई होप आप सभी को हमारी सीरीज से बहुत लाभ हो रहा है। 200 एडिटोरियल एनालिसिस क्रॉस हो चुकी है। सभी सिंसियर स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। हमारी इस हाफ सेंचुरी में आपका सबसे बड़ा योगदान है। तो कैसा लगा अभी तक का ये सफ़र, और यहाँ से हमारी सेंचुरी पूरी होगी तब तक आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ज़रूर बताएं। यह है 23 अगस्त का हिंदू और ये रहा उसका जो 4 एडिट हम लेने वाले हैं। ग्रीन टिक मार्क लगा दिए हैं। तो शुरू हो जाएं भैया। तो आज का हमारा पहला एडिटोरियल जो हम लेने जा रहे हैं, डेल्टास डिवास्टेशन कंटिन्यूस अनअबेटेड। अनअबेटेड का मतलब होता है बिना रोक टोक के कोई चीज़ चलती चली जा रही है। तो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है। प्रीलिम GS2 ऐसे में ये काम आ सकता है। शुरू करें। भारत का जो डेली कोविड-19 इन्फेक्शन का केस लोड आ रहा है, 30 से 35 हज़ार के मोटे मोटे आंकड़े इसमें आ रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, और इसका डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो दूसरी वेव जो है वो ऐसा लगता है कुछ समय में ख़त्म हो सकती है। इसमें से 3/4 केरल से हैं और महाराष्ट्र से, 2 राज्यों से हैं। हालांकि एक समय कहते थे कि केरल जो है वो एक बड़ा मॉडल स्टेट है। तो ऐसा क्या हो गया? एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद कुछ नए वेरिएंट्स हैं जिनकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, और इंसाकॉग का डेटा भी कुछ हद तक डेल्टा वेरिएंट भारत में सबसे ज़्यादा फैला रहा है बीमारी को ये दर्शाता है। इंसाकॉग यानी वो जो जीनोम सीक्वेंसिंग की लेबोरेटरीज की पूरी चेन है भारत में, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम, आप जानते ही हैं इसका गठन पिछले साल हुआ था और इसको बोला गया था कि टोटल इन्फेक्शन के निश्चित X% केसेस का आप वायरस का जीनोम सीक्वेंस करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप जीनोम सीक्वेंस करते हैं तो आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि वो कौन सा वेरिएंट है वायरस का। समझ गए? हाल ही में जो पॉजिटिव सैंपल्स इंसाकॉग ने एनालाइज किए, हालांकि अभी जितना इनको एनालाइज करना चाहिए उससे काफ़ी कम कर पा रहे हैं ये लोग। 50,000 जो कलेक्ट किए थे उसमें से 30,230 वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के निकले। मतलब एक्चुअली जो मेजर वेरिएंट्स है वो ही सारी तबाही मचाए हुए हैं। और 20,000 जो है डेल्टा वेरिएंट निकला AY.2, और 5,000 उसकी रिलेटेड लिनिएजेस थी AY1 AY3। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसमें इस प्रकार के म्यूटेशंस हैं जो इसको हमारे इम्यून सिस्टम से बच के निकल भागने के लिए रास्ता दे देते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया में जो अभी कोविड के केसेस का अचानक से सर्ज आ गया है वो इसी वजह से आया है कि ये डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशंस ने सब तरफ एक तरह से पांव जमा लिया है। और ओवरऑल इसके 13 वर्जन्स, 13 लिनिएजेस दुनिया भर में फैली हुई हैं। अमेरिका, इजराइल, सभी तरफ ये दिक्कतें फिर से आ गई हैं। वैक्सीनेटेड लोगों को भी आ रही है। तो वही सवाल कि जो मौजूदा वैक्सीनें दुनिया में लगी हैं सभी लोगों को, इनका क्या रोल है? इनका मुख्य रोल जो कहते हैं वो ये है कि भाई हॉस्पिटलाइजेशन ना हो और आदमी जिंदा बच के निकल जाए, मोर्टेलिटी ना हो। वैक्सीन्स का मेन रोल ये है। वैक्सीन्स जो है बीमारी हो सकता है प्रिवेंट ना कर पाए, लेकिन उसकी सीवियरिटी को प्रिवेंट कर देती है। समझ गए ना आप? आपने कौन सी वाली वैक्सीन लगवाई है बताइए कमेंट थ्रेड में, और किस शहर में और कब लगवाई ये भी बताइए। और आप फुल्ली वैक्सीनेट हो गए क्या? तो आप भारत के उन भाग्यशाली 10-12% में हैं जो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा लगता है कि वैक्सीन्स आर इंडीड सर्विंग दी पर्पस, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल तय है, हॉस्पिटल्स के ऊपर कोविड का लोड अभी प्रैक्टिकली ज़ीरो हो गया है। मेरे बड़े भाई सर्जन हैं, तो मैं उनसे जब भी मिलता हूँ एक ही चीज़ पूछता हूँ कि अभी कोविड की क्या स्थिति। तो उन्होंने बोला अभी तो कोई एडमिशन्स हो ही नहीं रहे हैं कोविड के। पुराने जो रिकर हो रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस वही हैं। तो फिलहाल ये बात तो बिल्कुल सत्य है। और हमारी इकोनॉमी भी हमने काफ़ी हद तक टुकड़ों टुकड़ों में ओपन कर ही दी है। तो वैक्सीन्स ने मदद तो की है। ट्रांसमिशन वर्ल्ड वाइड जब तक ख़त्म नहीं हो सकता, तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि ससेप्टेबल होस्ट की पूरी संख्या ही कम ना हो जाए। और अब पश्चिम से केस लोड जो है, आप अगर वर्ल्डोमीटर की साइट देखेंगे तो आपको एकदम से बहुत भारी नंबर दिखेगा। 12 साल के बच्चे और उनसे ऊपर के जो हैं उनको 3 डोज वाला ज़ाइकोव-डी वैक्सीन की बात की गई है, लेकिन उसका एफिकेसी बताता है कि वो केवल 66%, ये दूसरों से कम है। जाइडस कैडिला ने अभी तक फेज़ 3 के रिजल्ट जो हैं वो पब्लिश ही नहीं किए हैं। और जाइडस के ये ज़ाइकोव-डी के आने के बाद भारत का वैक्सीन स्टॉक बढ़ तो जाएगा, जिससे डिजीजेस कम होंगी और शायद जीवन भी बचेगी, लेकिन ट्रांसमिशन रुक पाएगा ये अभी पता नहीं है। उसके लिए तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक बहुत अच्छा तरीका है।
इंसाकॉक का स्केल अभी भी कम है भारत के इन्फेक्शन वॉल्यूम को देखते हुए, इसको अपना स्केल बढ़ाना चाहिए। और अब भारत के लिए दो ही रास्ते हैं आगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेट करें ताकि ये सब प्रॉब्लम खत्म हो, क्योंकि फिर एक बूस्टर डोज भी देना है, और इंसाकॉक का कवरेज बढ़ाएं ताकि हम वेरिएंट्स को ट्रैक कर पाएँ। समझ में आ गया आपको? देखिए, जब डेल्टा पहली बार पकड़ा गया था तब ऐसा लगा था कि इंसाकॉक का स्केल अगर बहुत बड़ा होता, सही होता, तो बहुत पहले ही पकड़ लिया गया होता। तो एक एक दिन इसमें महत्वपूर्ण होता है। समझ में आ गया भाई? तो इसकी समरी जो है आप भी निकालिए, हमने आपके लिए निकाली दी है। और आप अगर ये आंकड़े देखेंगे वर्ल्डोमीटर की साइट से तो बड़ा दिल को दुख पहुंचाने वाले ये फिगर्स हैं। And we know very well that these are just official figures. In the case of India, it might be several times higher than what the figures have officially been said. तो ये जो समरी है, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, इसको एक बार जरा जोर से पढ़ दो, इतने जोर से कि तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पे गर्व हो कि ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड का जीता जागता सबूत। ठीक है? और कमेंट थ्रेड में अपनी तरफ से समरी लिखो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल के साथ जुड़ो भैया। अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो ये तीनों ऑप्शन से बेहतर ऑप्शंस आपको मिलेंगे नहीं। बहुत प्यारा हमारा सेल्फ प्रेप कोर्स है, उसमें आपको हार्ड डिस्क में सब कुछ मिलेगा, प्लस ऑनलाइन सपोर्ट है। प्योर ऑनलाइन में जाना चाहते हैं तो गुरुकुल पर ऑनलाइन सॉल्यूशन है, और स्पेशल कोविड पैकेज में अलग से भी एक कोर्स है। ये आप ही के लिए हैं, जानकारी लीजिए, टीम से बात कीजिए, इंक्वायरी रेज कीजिए। विल बी हैप्पी टू हैव यू विद अस इन दी पीटीज आईएएस एकेडमी फैमिली। उसके अलावा हमारी ज़बरदस्त साइट भी है आपके लिए, बहुत सारा कंटेंट पढ़ने पे, इसके लिए पूरी फ्री साइट है, इसको भी आप यूज़ करें। आज का हमारा अगला एनालिसिस जो है वो बहुत प्यारा एनालिसिस है। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है उसने बहुत अच्छे से काफ़ी सारे नाम रेकमेंड किए हैं, और बहुत समय से अटका पड़ा रिक्रूटमेंट अब आगे बढ़ेगा। GS2, GS4 ऐसे प्रीलिम्स में ये काम आ सकता है। ब्रेकिंग द लॉक जैम, हैंडिंग ओवर द बैटन। लॉक जैम का मतलब होता है कि भाई कहीं रास्ता जो है उलझ गया है, और हैंडिंग ओवर द बैटन का मतलब होता है आप किसी को आगे रेस में अपने साथ में जोड़ते चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये व्यवस्था हमारे संविधान में तो दी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ही स्वयं 80s और 90s में जो है कॉलेजियम की व्यवस्था को डेवलप किया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है उसने अभी हाल ही में CJI रमन्ना साहब की अध्यक्षता में 9 नाम एक साथ रेकमेंड कर दिए हैं भारत सरकार को। लॉ मिनिस्ट्री से अप्रूवल आके प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाता है, और ये सारे के सारे भारत भर से अलग अलग प्रतिनिधित्व के तहत आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अगर सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट की लगभग सारी वैकेंसीज एक हाथ को छोड़ के फुलफिल हो जाएंगी। इसके पिछले बहुत सारे चीफ जस्टिसेस ने काफ़ी कोशिश की इस तरह से वैकेंसीज को फिल करने की, लेकिन उनमें से ज़्यादातर सफल नहीं हो पाए। तो CJI रमन्ना साहब ने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही हफ्तों में ये किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। CJI इनसे पूर्व जो थे TS ठाकुर, मुझे वो इंसिडेंस अभी भी याद है दोस्तों, वो जब न्यूज़ आई थी अखबारों में और लाइव चल भी रहा था वो इंटरनेट पे। TS ठाकुर साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। 2016 को एक फंक्शन हुआ था इस वर्ष में, प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में ही ठाकुर साहब रो दिए थे, चीफ जस्टिस थे, कि हम वैकेंसीज ही खत्म नहीं कर पा रहे, लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो उस लाइट में तो ये डिसीजन आज का बहुत अच्छा है। आज के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ऑफ SC NV रमन्ना, उन्होंने कम समय में बड़ा काम किया है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिलेक्ट करना होता है, ये काम किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। और जब से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कॉलेजियम की व्यवस्था बनाई थी, और ये व्यवस्था जब बनी तो भारत की सरकार को बहुत बड़ा शॉक लगा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही के लिए खुद की व्यवस्था बना ली थी। तब से उनके ऊपर ये अतिरिक्त दबाव रहा है कि भैया कहीं भी सिलेक्शन में गलतियाँ ना हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, सही लोगों को लिया जाए, सही प्रतिनिधित्व किया जाए। नहीं तो लोग उंगलियां उठाएंगे ना कि भाई खुद ही व्यवस्था बना ली और खुद ही उसमें घोटाले कर रहे हो। तो इसलिए उसको ट्रांसपेरेंट रखना बहुत ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है जी, अभी तक का सब कुछ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है सेशन में आपको। अब कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के साथ जो सबसे सीनियर जजेस होते हैं वो साथ में मिलके सारे निर्णय लेते हैं। अब ये सभी को दशकों का अनुभव है, तो ऐसे में कंसेंसस बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे समझदार लोग जब बैठते हैं तो एग्रीमेंट होना मुश्किल है। और ऐसे में एक ही मीटिंग में 9 पर एग्रीमेंट होना, मतलब ये तो कमाल ही कर दिया रमन्ना साहब ने। 3 महिला जजेस के नाम भी रिकमेंडेशन में गए हैं, बहुत पॉजिटिव है। और भविष्य में ऐसा हो पाना मुश्किल है, क्योंकि उतने एलिजिबल कैंडिडेट्स होते नहीं हैं सिस्टम में। आर्टिकल संविधान का 142(1) ये बोलता है कि कंप्लीट जस्टिस दिया जाना किसी भी मैटर में ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। और सिलेक्शन ऑफ जजेस जो है हमेशा आर्टिकल 142(1) के साथ विधि सम्मत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ही पैरामीटर्स फॉर कैंडिडेट सिलेक्शन 1993 के अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 केस में दिया था। और ये
सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि जिस किसी भी कैंडिडेट को लाया जाए उसका जो मेरिट होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर फिर मेरिट की डेफिनेशन क्या है। तो मेरिट की डेफिनेशन ये है कि किसी जज की एबिलिटी संपूर्ण न्याय देने की, मेरिट ये होता है जुडिशरी में। बड़ा इशू यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि भाई मेरिट की बात करना ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना भारत जैसे डाइवर्स देश में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो द स्केल्स विल रिमेन स्क्यूड एंड टिल्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन। बैलेंस होना चाहिए और लोगों के सिलेक्शन में डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है इस बात को, कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज, जेंडर वाइज, रीजन वाइज, कास्ट वाइज। भारत एकमात्र देश है जहां पे जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं हायर जुडिशरी में। अमेरिका में आपको पता है प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं और उसके बाद सेनेट और कांग्रेस जो है पूरी की पूरी कांग्रेस और उसका पूरा एक पब्लिक एग्जामिनेशन होता है कैंडिडेट का, उसके बाद अपॉइंट। भारत में तो ऐसा कुछ होता नहीं है और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। 2019 की एक बेंच ने इस बारे में कहा था बहुत ही क्लियर टर्म्स में, और पब्लिक को पता भी होना चाहिए कि सिलेक्शन के नॉर्म्स क्या है। हालांकि बाद में आरटीआई को लेके काफ़ी झगड़ा भी इस मामले को कॉलेजियम और आरटीआई को लेके हो चुका है। तो नॉर्म्स क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम जब सिलेक्शन करते हैं तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेरिट, सीनियरिटी, इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज एंड डिप्राइव सेक्शंस, विमेन, रिलीजन, रीजन, कास्ट एक्सेट्रा। तो क्या 2021 में जब अभी 9 जजेस के नाम रिकमेंड हुए हैं तो ये सारे मापदंड फॉलो हुए हैं? तो इनका कहना है ऑथर का कि भैया 3 महिलाएं हुई हैं, एक शेड्यूल कास्ट हैं, एक ओबीसी हैं और 9 के 9 अलग राज्यों से हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, एपी, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, दिल्ली, गुजरात। तो बहुत हद तक इन्होंने बैलेंस तो बनाया है। सभी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो 9 लोग आ रहे हैं, सिटीजन लिबर्टी को प्रोटेक्ट इन्होंने हमेशा करने की कोशिश की है। सो दैट इज वेरी गुड न्यूज फॉर सम एंड वेरी बैड न्यूज फॉर सम अदर्स, इंक्लूडिंग पुलिंग अप द गवर्नमेंट इन द वेक ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। तो संविधान में फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए 9 नए प्रहरी आ रहे हैं। देर इज सम कंट्रोवर्सी ओवर द रूल ऑफ सीनियोरिटी, एक्चुअली अ नॉन एग्जिस्टिंग रूल, लेकिन एक बातों बातों में बोला जाता है एक्चुअली इसी रूल ऑफ सीनियरिटी की वजह से डिलेज होते रहे हैं। तो रमना साहब ने उसको साइड में किया है। 22 महीने पुराना ये जो पूरा मामला अटका पड़ा था उसको तोड़ा गया है, एक कदम आगे बढ़े हैं और कुछ लोग शिकायत करे भी तो भी इन 9 लोगों की गुणवत्ता पे कोई शिकायत नहीं करेगा। समानांतर में कॉलेजियम ने 7 नाम डिस्ट्रिक्ट जजेस के क्लियर किए जो तेलंगाना हाईकोर्ट में अपॉइंट होने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि रमना साहब ने तय कर लिया है कि भाई मैं बड़े स्पीडीली काम करूंगा। अब सरकार को फटाफट सबको क्लियर करके अपॉइंटमेंट लेटर दे देने चाहिए। न्याय के मिशन में बिल्कुल देर ना हो जाए भाई, कहीं देर ना हो जाए। बहुत प्यारा लेख था, मज़ा आया पढ़ाने में। आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आया। ये रही इसकी समरी। जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं आपको ये 5 जजेस की कसम जोर से पढ़िए समरी को, ठीक है? और आपकी जो समरी है वो आप अलग शब्दों में कमेंट हेड में लिखिए। इसके अलावा आपको कुछ कहना हो इस लेख के बारे में, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, दिल खोल के कमेंट हेड में लिख सकते हैं। आज का हमारा अगला लेख है अफगानिस्तान के कोलैप्स में सिर्फ अफगानिस्तान का कोलैप्स नहीं हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कोलैप्स हो गया है। प्रीलिम्स, GS2, GS3 ऐसे में ये आपको काम आएगा। Sudden collapse of Afghan state and the horrifying images merit the question of who is ultimately responsible for the return of the barbaric Taliban। प्यारे दोस्तों, अफगान राज्य जिस तरह से कोलैप्स हुआ, हिंदी एनालिसिस मैंने दिया, आपको फायदा हो रहा है ना? एक बार कंफर्म कर देना। और उससे जो पैदा बहुत भयानक छवियां निकल कर दुनिया में आ रही हैं, सवाल एक ही है कि तालिबान जैसे आतंकवादी समूह, बहुत ही बर्बर आतंकवादी समूह जो स्वयं अल्लाह के नाम पे बर्बरता करता है, ये आखिर वापस आ कैसे गया? और अगर आ गया तो कौन जिम्मेदार है भैया? ये सवाल तो उठना बहुत लाजमी है। सैडली अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन तो अब कोई जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं है। जो एंड गेम पूरा पतन हो गया और इतना तेजी से ताश के पत्तों की तरह अफगान स्टेट और सेना ढह गई, बाइडन बोल रहे हैं मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं भैया, तुम लोग देख लो अपना अपना। और उन्होंने तो दूसरों पे दोष डाल दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है खैर कि ट्रंप प्रशासन ने फरवरी 2020 में दोहा कतर में तालिबान के प्रतिनिधियों को बुलाकर ज़ल्मा खलीजाद के साथ में जब सो कॉल्ड पीस एग्रीमेंट करवा दिया था, उसी दिन तालिबान का उत्थान और अफगान राज्य का पतन तो बिल्कुल तय था। ज़ल्मा खलीजाद साहब ने जिस तरह से चीज़ों को अंजाम देना था शायद वो बिल्कुल नहीं दे पाए, शायद वो तालिबान को बहुत गलत समझ बैठे। जो भी है, उसके बाद बाइडन साहब चाहते तो उस एग्रीमेंट को रिवर्स करते, वो भी उन्होंने नहीं किया। कुल नतीजा जो है वो आपके और हमारे सामने आ ही चुका है। एक तरफा खेल हो गया अफगानिस्तान में।
अमेरिकी सोल्जर्स को वहां से निकाल के ले जाना निर्णय तो सही था, लेकिन उस निर्णय पर जिस प्रकार से अमल हुआ वो बहुत गलत था। उसी को कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है आपकी जो कार्यशैली रही, जिस प्रकार से आपने बाहर निकाला सैनिकों को, वो मोडस ऑपरेंडी आपकी बिल्कुल गलत थी। अमेरिका अपने पीछे बहुत से मासूमों को छोड़ गया, निरपराध लोगों को छोड़ गया, और जो हजारों हजारों अफगान समर्थक जिन्होंने इंटरप्रेटर्स का काम किया, उनको इस तरह छोड़ के भाग जाना, ये तो अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ के जाने वाले कार्यक्रम हो गए। अमेरिका इतिहास से क्यों नहीं सीख रहा है? इवेंट्स ऑन द ग्राउंड व क्लियर इंडिकेटर्स। पिछले 2 सालों से जिस तरह तालिबान दे बम पे बम मारे जा रहा था और इनोसेंट लोगों को खत्म किए जा रहा था, तो क्या ट्रंप और बाइडेन को यह समझ नहीं आ सकता था कि आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है? तो आज की तारीख में जो तालिबान है वो दुनिया में किस प्रकार की छवि उठाता है दुनिया के दिमाग में? 70,000 इस्लामिक आतंकवादी, अतिवादी, चरमपंथी लोग हैं, और अफगान सेना 3 लाख की थी। लेकिन वो शैबी ग्रुप जो है उसने पूरे अफगानिस्तान पर एक तरह से जर्जर समूह है। आपने कभी तालिबानियों को एक प्लेटून के रूप में कोई परेड करते हुए तो देखा नहीं है, ना उनको सैनिक परेड ड्रेस में कभी देखा होगा, तो उसको तो रैग टैग कोलिशन ही बोलते हैं हमेशा। अफगान सेना की स्ट्रेटजी ये रही इतने सालों में कि सिटीज़ और टाउन्स को मजबूत कर लो, सिक्योर कर लो, तालिबानियों को माउंटेन्स और हिंटरलैंड में धकेल दो। कुछ समय तक ये स्ट्रैटेजी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में स्ट्रैटेजी विफल हो गई। पिछली बार जब तालिबानी सत्ता में आए थे 96 से 2001, तो तालिबानी जो मुख्य तौर पर पठान समूह है, पश्तून, पख्तून, पठान एक ही बात है, उन्होंने बहुत ही हिंसक वर्जन ऑफ शरिया लॉ लागू कर दिया था। शरिया यानी मुसलमानों के लिए जो चलने योग्य पथ माना जाता है इस्लाम में, उसका एक बहुत कट्टरपंथी विवेचना उन्होंने लागू की, और जो उसको नहीं मानेगा उसके लिए भरे चौराहे पर बड़ी खतरनाक मध्ययुगीन बर्बर पनिशमेंट, किलिंग, एम्प्यूटेशन, हाथ काट दो, पांव काट दो, औरत को अगर एडल्ट्री में पकड़ा तो पत्थरों से मार दो। मतलब आधुनिक समाज में ऐसे लोगों के लिए क्या जगह हो सकती है? विमेन राइट्स वर सिंपली एक्सटिंग्विश, टीवी, म्यूजिक, सिनेमा सब बंद। अब इस बार ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन लोग समझते हैं कि कुछ महीनों तक वो ऐसा बोलेंगे, शायद करे भी, और 6 महीने बाद क्या होगा भाई साहब, आप और हम अफगानिस्तान की बात करना भी बंद कर देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? 6 महीने के बाद हम किसी नई समस्या में उलझे दिखेंगे, हिंदू वाले भी, आप भी, मैं भी, और तब तालिबानी वही करेंगे जो उनको करना है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो हम दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं, हो सकता है तालिबानी बदल गए हो, 2.0, 1.0 ही रहेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा। जो स्क्रिप्चरल बेस्ड फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं, वो हज़ारों सालों तक एक समान ही रहते हैं। अब ये मानना कि इंटरनेशनल मीडिएशन वाया दोहा टॉक्स कैन मॉडरेट द तालिबान इज़ विशफुल थिंकिंग। तालिबानियों से प्यार मोहब्बत से बात करके आप उनको मध्यम मार्गी बना लोगे, ये सोचना शायद से एक बहुत ज़्यादा आशावादी सोच हो जाएगी। अब सभी लोगों पे खतरा आ चुका है, पाकिस्तान तक पे खतरा है, क्योंकि आपको पता है ना तालिबानी जो ड्यूरेंट लाइन को तो मानते ही नहीं है। मोर्टिमर ड्यूरेंट ने ये लाइन खींची थी, किस साल खींची थी बताओ मुझे? तालिबानी तो ये बोलते हैं कि तब भी हमारे पूर्वजों ने इस लाइन को माना ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे? इवन अदर टेरर ग्रुप्स विल फाइंड सपोर्ट नाउ। वैसे इन्होंने बोला अफगान के अंदर हम आतंक को नहीं पनपने देंगे। किसने देखा? लेकिन अंदर भले ही ना पनपने दें, बाहर तो पनप ही सकता है इनसे जोश लेके। व्हाट हैपन्स टू द अफगान पीपल नाउ? तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे अब क्या होगा? फिर जिहादी आतंकवाद वेस्ट एशिया, मध्य पूर्व में फैलेगा, उसका क्या? अफगानिस्तान का जो कोलैप्स हुआ है ये किसी एक देश का कोलैप्स नहीं है, ये तो इस क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोलैप्स हो गया है। काफ़ी खतरनाक बात बोली गई है। आप एग्री करते हैं क्या इस बात से? बताइएगा मुझे। तो ये था हमारा आज का तीसरा लेख, और ये रही समरी। तो एक बड़ी सी बंदूक लेके ये भाई साहब खड़े हैं, मास्क भी लगाया हुआ है कोविड से बचने के लिए। हालांकि ये मास्क क्या वाकई में N95 है, उसको लेके मेरे को शक है, और ये भी डाउट होता है कि कोरोना वायरस जो है इनको पकड़ता क्यों नहीं है जाके। तो इस समरी को एक बार जोर से पढ़ें, और आपको कोई दूसरी समरी अच्छी लगी तो वो कमेंट थ्रेड में लिखिए, बताइए। थोड़ा आपकी तरफ से मोटिवेशन आप बढ़ाते चलें और जोश का लेवल हाई रखें। साइट को रोज़ाना विजिट करें, आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट, स्टडी मटेरियल वगैरह पढ़ने के लिए अवेलेबल है। आप घंटों बिता सकते हैं, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए हमने रखा है। आज का हमारा चौथा आर्टिकल आपकी आंखें खोल देगा भाई साहब। भारत में मौतों का सबसे बड़ा कारण जो बन गया है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस।
गैर संचारी रोग, जितने भी गैर संचारी रोग हैं जो छूने से नहीं होते, हवा के पार्टिकल से नहीं फैलते, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि हाइपरटेंशन, जैसे कि सीओपीडी, इनका मेनेस जो है वो बाकी बीमारियों से बहुत ज़्यादा हो चुका है। और कोविड के आने के बाद इन लोगों की हालत और ख़राब हो गई, क्योंकि सारा मेडिकल सिस्टम कोविड की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जिसमें एनसीडी में व्यक्ति को हर हफ्ते डॉक्टर की मदद चाहिए, हर 24 घंटे में दवाई लेनी है, उसमें से कई लोग तो मारे गए क्योंकि उनकी तो सारी दवाइयाँ ही बंद हो गई। बहुत भयानक खबर है भैया ये। डेडलियर देन कोविड दी एनसीडीज मेनेस। और भारत एक देश के रूप में एनसीडी बहुत भयंकर हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस में आते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी जीवन शैली से पैदा हुई बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। तो एक बार कमेंट थ्रेड में हमें समझाइएगा, क्या समस्याएं हैं लाइफस्टाइल में जिनसे बीमारी पकड़ लेती है। विश्व भर में आज 71% मौतें एनसीडी से होने लग गई हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सीवीडी, सीओपीडी, कैंसर एक्सेट्रा, ये सारी कैंसर भी एनसीडी में आता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होती हैं, सीवीडी, स्ट्रोक्स हो गए, हार्ट अटैक हो गए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, ये नंबर 1 है। दुनिया का 4 में से 1 आदमी, 1 मौत इससे हो रही है, सीवीडी से। बहुत भयंकर खबर है भैया ये तो। ये लाइफस्टाइल की तो अल्टीमेट डिजीज है। भारत सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ कम उम्र के लोगों को ही सीवीडी पकड़ लेती है और बहुत तेज़ी से फैलती है, और उसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। प्री मैच्योर लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है। आदमी 30 से 69 साल की एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा सीवीडी से मर रहा है, और ये वो उम्र है जब आदमी इकोनॉमिकली बहुत प्रोडक्टिव होता है। और 50% उसमें से 40 से 69 में मौतें हो रही हैं। 2010 में नेशनल हेल्थ मिशन ने, एनएचएम ने, एक पूरा डेडिकेटेड एनसीडी प्रोग्राम शुरू किया था। सरकार को 2010 में यूपी 2 की सरकार को यह समझ में आया था कि भारत के पूरे समाज को अपंग बनाने वाले एनसीडीज जो हैं, क्योंकि पूरे पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं, इसमें लाइफ लॉन्ग डिजीजेस हैं, इससे लड़ने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, सीवीडी एंड स्ट्रोक लॉन्च हुआ था। ये प्रोग्राम का नाम अच्छे से याद कर लेना, नाम इतना लंबा है कि याद करते करते बीमारी हो जाए। द गोल वॉज टू बिल्ड इंफ्रा। पूरे भारत में एनसीडी से लड़ने का इंफ्रा बनाया जाएगा। इसका मतलब अलग अलग अस्पताल की सुविधाएं बनाई जाएंगी। उसके बाद प्रमोट गुड हेल्थ, डायग्नोज अर्ली एंड मैनेज वेल, सभी अलग अलग प्रॉन्ग्स हैं। लेकिन सब चलता रहा। 2020 में कोविड पैंडेमिक आ गया। इस प्रकार के एनसीडी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी दुनिया में चोट पड़ गई। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें मैटरनल हेल्थ केयर है, इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ सर्वेलांस है, एनसीडी स्क्रीनिंग है, ये सब बंद ही हो गया कई महीनों के लिए। और जो गरीब देश हैं वहाँ तो हालात सबसे ख़राब रहे एनसीडी में, ये WHO की रिपोर्ट बोलती है। इमरजेंसी सर्विसेज देना बहुत मुश्किल होता चला गया, तो बहुत सारे पेशेंट्स की हालत बिगड़ती चली गई। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है, कोई डायबिटीज़ का है, और उसको अर्जेंट कंसल्टिंग चाहिए, डॉक्टर अब देखने से ही कतरा रहा है कोविड में, तो वो और बिगड़ता गया और कई लोग तो मारे गए। द वर्स्ट अफेक्टेड व द डायबिटिक्स, क्योंकि उनको कोविड ने अलग से पकड़ा। अनकंट्रोल ब्लड शुगर अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या है। बहुत सारे इंडियंस को एक्चुअली अपनी डायबिटीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, और उनकी शुगर हमेशा हाई ही रहती है, तो वो कोविड सबसे ज़्यादा पकड़ते चले गए। और उनको पता ही नहीं था कि वो डायबिटिक है, पकड़ने के बाद मालूम चला। हाफ ऑफ द हॉस्पिटलाइज कोविड पेशेंट्स वर डायबिटिक। कैन यू बिलीव इट? 50% ऑफ इंडियाज हॉस्पिटलाइजेशंस हैव बीन डायबिटिक, और उसी में से म्यूकोरमाइकोसिस आगे निकलता है। बहुत भयंकर। कोविड का जैसे जैसे लोड बढ़ता गया, हेल्थ स्टाफ को एनसीडी से हटा के कोविड पे डाला गया, तो बहुत सारे एनसीडी स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो गए बंद, तो वो और बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलना मुश्किल हो गई, सर्जरीज को कई कई महीने पोस्टपोन करना पड़ा, स्टाफ अवेलेबल ही नहीं रहा। इन सब ने एनसीडी मैनेजमेंट को पटरी से उतार दिया। तो लोगों में एंग्जाइटी, हेल्थ डिजीजेस, मेंटल डिजीजेस, डिप्रेशन बढ़ने लगा। खास तौर पर जो बूढ़े नागरिक हैं, लॉकडाउन में वो घर में अकेले हो गए, और शराब का सेवन, टोबैको का सेवन, जो अपने आप में खतरनाक है, और अनहेल्दी डाइट का सेवन बहुत भयानक बढ़ गया भारत में। केवल 42% लो इनकम कंट्रीज एक्चुअली हैड एनसीडी सर्विसेज इन नेशनल कोविड मैनेजमेंट, बाकी के पास 58 के पास नहीं था। टोबैको सेसेशन एक्टिविटीज एंड रिहेबिलिटेशन सफर्ड बैडली। भाई, लोगों को तंबाकू खाने से रोकना और उनको उस आदत से निजात दिलाना, नशे से, ये सब बंद हो गया। टोबैको सीधे सीधे हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक्स इत्यादि में मददगार होता है टोबैको, अगर आप छोड़ देते हैं तो, और नहीं छोड़ते हैं तो ये होती हैं बीमारियां। स्ट्रोक में क्या होता है मुझे बताएगा कोई कमेंट थ्रेड में। एनसीडीज कई देशों में एक एपिडेमिक बन चुके हैं, और इसके लिए अब एक लड़ाई का पूरा पूरा प्लान चाहिए।
You have to utilize NGO networks. You have to promote healthy lifestyle. You have to communicate and educate people. भाई लोग अच्छे से नींद लें, फालतू की कैलोरीज न खाएं न पिएं, एक्सरसाइज करें, खुश रहें, हंसते रहें, स्ट्रेस ना लें. ये सब करेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी. लेकिन ये ही सब हम नहीं कर रहे हैं आजकल, समझ रहे हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे एनसीडी मेडिसिन कंटिन्यूसली अवेलेबल होनी चाहिए काउंसलिंग के साथ. मल्टीपल रिलेटेड रिस्क फैक्टर लाइक रेज ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, लिपिड, ओबेसिटी, ये सारे प्रिवेंटेबल हैं अगर सही काउंसिल सही. तो दवाइयां सब हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी सब हैं, लेकिन वो अवेलेबल तो हों. जो लोग एनसीडी में आते हैं उनके साथ एक बहुत दिक्कत होती है. अगर वो मेंटली कमज़ोर लोग होते हैं तो अपने जीवन के प्राइम ईयर्स को वो रोते रोते बिता देते हैं, क्योंकि शरीर कमज़ोर होता है और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को. प्लस जो गरीब आदमी है उसको अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो गया, अब वो महंगी दवाइयाँ हैं, तो उसमें उसकी जेब से रोज़ पैसा लगता है, तो वो आदमी हिम्मत ही छोड़ देता है. WHO का गोल है 2025 का कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर, डायबिटीज से होने वाली मौतें 25% कम की जाएं. स्पेशल मेजर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक आर नाउ नीडेड, क्योंकि पैंडेमिक कहीं जा तो रहा नहीं है, तो एनसीडी से होने वाली मौतों पर नजर रखना बहुत जरूरी है. प्यारे दोस्तों, क्या आपके नियर एंड डियर वंस में किसी को इस तरह की कोई बीमारी है? क्या वो अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं? अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा. ये रही समरी. तो बहुत घातक आंकड़े हैं ये, और मैं डॉक्टरों के परिवार से आता हूं, तो मुझे तो बहुत सालों से ये इनपुट्स मिलते रहे हैं उनसे. और म्यूकोरमाइकोसिस को लेके मैंने बहुत कुछ शेयर भी किया था अपनी क्लासेस में. मेरे बड़े भाई जो एएनटी सर्जन है उन्होंने तो डायरेक्टली सर्जरीज की म्यूकोरमाइकोसिस की. डायबिटीज़ हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, और बहुत भयानक हालत हो गई थी बीच में. तो ज़रूर आप भी एक समरी निकाल के लिखिए और उसको ज़ोर से एक बार पढ़ो. प्यारे दोस्तों, ड्रग अब्यूज़, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयंकर होंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बारे में बोला है एक पर्टिकुलर मामले में. और भारत में जिस आसानी से ड्रग्स मिल जाते हैं स्कूलों के बाहर भी, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है. 1000 अफगान छात्र जो भारत में आज की तारीख में पढ़ रहे हैं, उनको अनेक प्रकार की मदद देने के लिए पुणे का एनजीओ सरहद आगे आया है. बहुत बहुत बधाई, मानवतावादी कार्य कर रहे हैं. भारत ने 70,000 असॉल्ट राइफल सीधे ऑफ द शेल्फ खरीदने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि जो जॉइंट वेंचर प्रोग्राम AK-203 असॉल्ट राइफल्स का हो रहा था वो फिलहाल अभी बहुत डिले हो गया है. सरकार को अर्जेंटली मॉडर्नाइजेशन के लिए असॉल्ट राइफल. बड़े दुख की बात है कि भारत में आज हम अपनी खुद की वर्ल्ड क्लास असॉल्ट राइफल नहीं बना पा रहे हैं. इसके अलावा 3 और अपडेट आपके सामने हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि इन्फोसिस के सीईओ को बुला के फाइनेंस मिनिस्ट्री में डांट लगाई गई कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आईटी पोर्टल ढंग से नहीं चल रहा है. ये काम अगर जीएसटी नेटवर्क पोर्टल जब लॉन्च हुआ था जुलाई 2017 में, उसके कुछ महीनों बाद कर लिया होता तो शायद फिर से गलती नहीं होती. उस पोर्टल में कितने लोग परेशान हुए 4 सालों से, वो तो पूरा अपने आप में एक इतिहास बन गया है. और पता नहीं इन्फोसिस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट खराब क्यों कर देता है. तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे कुछ शानदार कोर्सेज, जरूर जुड़िएगा इनके साथ में. आज के लिए इतना ही. बहुत जल्द सेशन हम आपके लिए 51 लेके 24 अगस्त का हाजिर होंगे. सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा और 50 से 100 की यात्रा अब इसी तरह जोश के साथ चलेगी. आपका सपोर्ट बना रहे. नमस्कार, जय हिंद.